मैं रंजना सालगिया फिर आपके साथ बीएड क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। बीएड सेकेंड ईयर क्लास में हम पेपर पढ़ रहे हैं नॉलेज एंड करिकुलम की। फर्स्ट यूनिट हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट यूनिट है हमारी नॉलेज एंड एपिस्टेमोलॉजी, जिसके अंतर्गत आज हम नॉलेज ट्रांसमिशन या जिसे हिंदी में कहा जाता है ज्ञान संचार, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हम ज्ञान संचार होता क्या है। ज्ञान संचार, ज्ञान के विषय में हमने बहुत सारी चर्चाएं की। ज्ञान क्या होता है, जिसे हम देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं। इंद्रिय जनित अवस्था जो होती है ज्ञान होती है, और यथार्थता का भाव लिए होता है ज्ञान, जिसमें हम घटना, विषय आदि के बारे में जो यथार्थ ज्ञान होता है, यथार्थ जो तथ्य होता है वह प्राप्त करते हैं, और वह ज्ञान की श्रेणी में आता है। अब हम बात करें संचार की, तो संचार क्या होता है, इसे हम देखते हैं। तो संचार मीन्स एक दूसरे तक पहुंचाना, कम्युनिकेशन जिसे कहा जा सकता है, या एक चीज़ को या एक तथ्य को दूसरों तक पहुंचाने का जो कार्य होता है वो संचार कहलाता है। संचार के माध्यम से हम अपने हाव भाव, संकेत और वाणी के द्वारा जो ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, या जिस मैसेज का आदान प्रदान करते हैं, जिस भी चीज़ का आदान प्रदान करते हैं, वह संचार कहलाता है। संचार शब्द का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो मीनिंग उसका होता है फ्लो में बहना या चलते रहना, आगे से आगे बहते रहना। जैसे हम कहें कि संचार के साधन जो होते हैं हमारे, टेलीफोन, टीवी, रेडियो, ये जो होते हैं सब माध्यम, तो ये क्या करते हैं, एक चीज़ को सभी तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, हमेशा बहते रहते हैं और आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। तो संचार शब्द का यही अर्थ माना जाता है। फिर संचार का जो प्रोसेस है वह चलता है, जिसमें तीन चीज़ें मुख्य होती हैं। सोर्स फर्स्ट, जो स्रोत होता है या संचार की जिसके माध्यम से संचार किया जाएगा उस चीज़ का, तो वह फिर संदेश का जो पहुंचाना है हमें, जो नॉलेज या संदेश या जो भी चीज़ हमें दूसरों तक पहुंचानी है, मैसेज। और तीसरा होता है ग्रहणकर्ता या जो प्राप्त करता है, प्रापक जिसे कहा जा सकता है, रिसीवर जो उस चीज़ को रिसीव करता है, उस ज्ञान को या उस मैसेज को रिसीव करता है। तो यह जो ज्ञान संचार की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वह इन तीन चीज़ों के माध्यम से आगे बढ़ती है। स्रोत या संचारक, संदेश या ज्ञान, और ग्रहणकर्ता तक वह जाती है। यह तीनों जो सोर्सेस हैं यह मिलकर कार्य करते हैं और ज्ञान संचार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। अब हम इसको लिंक करें हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से। ज्ञान संचार हम पढ़ रहे हैं, तो हम अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसका विकास करने के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है हमारी उसमें ज्ञान का संचार किस प्रकार होता है। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें 3 ध्रुव होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षक जो होता है वह सोर्स है, संचारक है उस चीज़ का। जो पाठ्यक्रम है वह मैसेज के रूप में काम करता है, जो ज्ञान हमें पहुंचाना है। और जो प्राप्त करता है, जो प्रापक है, उसे हम स्टूडेंट की जगह रख सकते हैं। तो शिक्षक, पाठ्यक्रम और शिक्षार्थी तीनों मिलकर जो प्रोसेस करते हैं उसे हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया भी कहते हैं, और इसी को ज्ञान संचार भी कहा जा सकता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को ज्ञान संचार हम कह सकते हैं। तो इसमें फर्स्टली हम देखें तो शिक्षण विधियों में संचार, शिक्षण विधियां जो हमारी होती हैं, हम अभी पढ़ रहे हैं एजुकेशन प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हम ले रहे हैं,
उसमें जो हमारी शिक्षण विधियों द्वारा हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं, प्रयोग हम करते हैं। हमने जो प्रथम वर्ष में फर्स्ट ईयर में क्लासेस पढ़ी, प्रैक्टिस टीचिंग भी की हमने, तो जो विधियां हमने पढ़ी, शिक्षण विधियां, वह बहुत सारी प्रकार की विधियां, जैसे व्याख्यान विधि, प्रोजेक्ट मेथड, क्रियात्मक विधि, ऐसी बहुत सारी विधियों के बारे में हमने चर्चा की और उन्हें सीखा। तो शिक्षण विधियों में हम क्या करते हैं कि जैसा बालक हमारे सामने होता है, जैसी पाठ्य वस्तु हमारे सामने होती है, तो हम उसको उस मेथड में डालने का प्रयास करते हैं या उस पाठ्य वस्तु के अनुसार उस विधि का चयन करते हैं कि इस विधि से पढ़ाए जाने पर जो अधिगम प्रक्रिया होगी वह बहुत अच्छी होगी, सुदृढ़ होगी और ज्ञान का संचार बालकों में अच्छी तरह से हम कर पाएंगे। जो हम पहुंचाना चाहते हैं बालकों तक, वह बहुत अच्छी तरह से पहुंच पाएगा। इस तरह से शिक्षण सूत्रों द्वारा हम संचार करते हैं ज्ञान का। शिक्षण सूत्र जैसे सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, या ज्ञात से अज्ञात की ओर। मुख्यतः हम इस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करते हैं हमारे इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने का सूत्र। तो यह जो ज्ञात होता है वह हम जैसे प्रस्तावना बनाते हैं, पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रस्तावना का निर्माण करते हैं। बालक उस विषय के बारे में कुछ ज्ञान रखता है, कुछ ज्ञान उसे प्राप्त है, उसने जो प्रीवियस नॉलेज लिया है प्रीवियस क्लास में, तो उसके आधार पर हम उसे अज्ञात की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। फिर शिक्षण सिद्धांतों में संचार, शिक्षण सिद्धांतों के द्वारा हम छात्रों में संचार करने का प्रयास, ज्ञान का संचार करने का प्रयास करते हैं। जो सिद्धांत हमें दिए गए हैं, शिक्षण के सिद्धांत हमने पढ़े, तो उनके अनुसार बालकों तक जो ज्ञान का संचार करना होता है वो बहुत आसान हो जाता है हमारे हिसाब से। और सिद्धांतों के आधार पर हम पढ़ाने के लिए व्यूह रचना करते हैं, प्लानिंग करते हैं और उसी के अनुसार ज्ञान को प्रवाहित करते हैं। फिर पाठ्यक्रम में संचार, पाठ्यक्रम जो हम निर्धारित हमें मिलता है, पाठ्यक्रम निर्धारण का जो कार्य क्रिया होती है वह हम बालकों के स्तर को ध्यान में रखते हुए करते हैं कि बालकों का स्तर कितना है, उन्हें पूर्व ज्ञान कितना प्राप्त है, और उसी के अनुसार हम नए पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं कि इस स्तर तक बालकों का जो स्तर है उस स्तर तक उन्हें इतना पाठ्यक्रम दिया जाना चाहिए या सिखाया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में ये चीज़ें होती है वह बालकों को उस तरह से सिखाई जाएगी। फिर अधिगम गतिविधियों में संचार, इनके माध्यम से हम अधिगम की जो गतिविधियां हैं, जो क्रियात्मकता के आधार पर हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं, जो अधिगम करवाने का प्रयास करते हैं बालकों को कक्षा में, प्रयोग द्वारा, व्याख्यान द्वारा, प्रोजेक्ट मेथड द्वारा, तो यह सब जो मेथड हम यूज़ करते हैं अधिगम प्रक्रिया को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए, तो यह जो संचार हमारी जो प्रक्रिया है और बालकों तक जो पहुंचता है ज्ञान उस माध्यम से, उन गतिविधियों के द्वारा, तो यह ज्ञान का संचार ही है। फिर अधिगम सिद्धांतों में संचार, जो अधिगम के सिद्धांत बने हुए हैं, शिक्षण सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत, जो अलग अलग तरह के सिद्धांत अनेक मनोवैज्ञानिकों ने हमें दिए हैं, तो वह हम बालकों को सिखाने का प्रयास करते हैं और उनके द्वारा बालक जल्दी से सीखने का भी प्रयास करते हैं। फिर शिक्षण तकनीकी में संचार, हम शिक्षण के जो प्रक्रिया होती है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, उसमें कैसी बहुत सारी टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं। उसमें हम जैसे बालकों को प्रेजेंटेशन के माध्यम से पढ़ाते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाते हैं, या कोई मॉडल ले जाकर दिखाते हैं, मशीन ले जाकर दिखाते हैं। तो इस प्रकार से जो तकनीकी का प्रयोग हम करते हैं शिक्षण में, वह उसके द्वारा जो संचार होता है वह ज्ञान का संचार में आता है। फिर शिक्षण कौशल में संचार, जो कौशलात्मक ज्ञान है, जो कौशल हम सिखाने का प्रयास करते हैं बालकों को, कि बालक जो प्राप्त कर रहे हैं ज्ञान, जो सीख रहे हैं,
उसका उपयोग वह स्वयं करे, क्रियात्मक होकर नई चीज़ का सृजन करे, सृजनात्मक ज्ञान का जो संचार होता है उस प्रकार का ज्ञान है यह। फिर शैक्षिक अनुसंधान में संचार, हम अलग अलग तरह के शोध करने का प्रयास करते हैं बालकों के ऊपर, बालकों के ज्ञान के ऊपर या उनकी सीखने की प्रक्रिया को लेकर। तो इस प्रकार अनुसंधान में जो संचार किया जाता है वह संचार भी ज्ञान संचार के अंतर्गत आता है। तो यह हो गए ज्ञान संचार। उसके पश्चात अब हम ज्ञान में निर्माण एवं संचार में, ज्ञान के निर्माण एवं संचार में ज्ञाता तथा ज्ञात की भूमिका, ज्ञाता और ज्ञात, इसके बारे में हमने इसी यूनिट में बात भी की पहले संक्षिप्त में। तो शिक्षण की जो प्रक्रिया है, जो ज्ञान निर्माण की जो प्रक्रिया है, उसमें ज्ञाता और ज्ञात की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। दोनों के बिना या दोनों के अभाव में या दोनों के संपर्क के अभाव में ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। तो ज्ञान के निर्माण के लिए ज्ञाता और ज्ञात का होना आवश्यक है। अब ज्ञाता और ज्ञात होता क्या है? ज्ञाता मीन्स उस विषय के बारे में संपूर्ण ज्ञान रखने वाला व्यक्ति ज्ञाता की श्रेणी में आता है। और वही ज्ञान जो हम जो ज्ञाता के पास है, संपूर्ण ज्ञान, उस विषय से संबंध में, उस विषय के संबंध में जो संपूर्ण ज्ञान रखता है ज्ञाता, उसी विषय के बारे में कुछ ज्ञान, थोड़ा सूक्ष्म ज्ञान जो रखता है वह ज्ञात कहलाता है। जैसे हम शिक्षक और शिक्षार्थी के बारे में लें, ज्ञाता शिक्षक की श्रेणी में आते हैं और ज्ञात हम शिक्षार्थी को कह सकते हैं। शिक्षक अगर कक्षा में पढ़ाने जाता है तो उसे उस विषय, जो आज विषय पढ़ाया जाने वाला है, उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। और वह सीख कर भी जाता है, समझ कर भी जाता है। वह अपना सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट देने का प्रयास करता है कि मैं आज क्लास में जाऊंगा और इस विषय के संबंध में जो शिक्षार्थी है उसे संपूर्ण ज्ञान देने का प्रयास करूंगा। जो भी उनकी जिज्ञासाएं हैं उन्हें शांत करने का प्रयास शिक्षक के द्वारा किया जाता है। और ज्ञात जो उस विषय के संबंध में कुछ थोड़ी जानकारी रखता है, प्रीवियस नॉलेज के अनुसार, जो पिछली कक्षा में उसने पढ़ा है उसके अनुसार, या अनुभव के आधार पर, या देखा सुना उसके आधार पर। तो हम जो प्रस्तावना का निर्माण करते हैं, लेसन प्लानिंग जब हम करते हैं, शिक्षक के द्वारा जो प्लानिंग की जाती है उस विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए कक्षा में जाने से पहले, तो वह प्रस्तावना का निर्माण करते हैं। इंट्रोडक्शन जो होता है वो क्लास में जाने से पहले, तो हम शिक्षक के द्वारा बालकों से उस प्रीवियस नॉलेज के बारे में कुछ प्रश्न किए जाते हैं। उनका स्तर जांचा जाता है कि वह कितना स्तर रखते हैं, बालक किस स्तर पर उस विषय के बारे में जानकारी रखते हैं। तो यह हो गया ज्ञाता और ज्ञात का संबंध। अब ज्ञान के निर्माण में जो भूमिका होती है ज्ञाता और ज्ञात की, उनको बिंदुओं के अनुसार देखें तो हम सबसे पहले संज्ञानात्मक ज्ञान का निर्माण होता है। दोनों के अंदर दोनों के बीच जो प्रोसेस चलता है ज्ञाता और ज्ञात के बीच में, इनकी जो भूमिका होती है वह संज्ञानात्मक ज्ञान का निर्माण करती है। संज्ञानात्मक ज्ञान, इसको भी हमने पहले बहुत अच्छी तरह से चर्चा की है। इसके बारे में हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा और अभी भी हमने संज्ञान के बारे में विस्तार से चर्चा की। तो संज्ञानात्मक ज्ञान भी एक प्रोसेस के अनुसार चलता है। बालकों में जो तथ्य प्राप्त होते हैं, उनको जो डाटाज हम पहले दे चुके हैं बालकों को, जो सूचनाएं हम उन्हें दे चुके हैं या जो देखते हैं, अनुभव करते हैं, उनके आधार पर वह अपनी अवधारणा का निर्माण करते हैं। उसी के आधार पर वह प्रयोग करते हैं, शोध करते हैं और फिर अपने विचार उसके बारे में अभिव्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार बालकों में संज्ञानात्मक ज्ञान का निर्माण होता है। फिर ज्ञाता और ज्ञात के द्वारा अवबोधात्मक ज्ञान का निर्माण भी होता है। अवबोध करना मतलब उस घटना के बारे में, उस विषय के बारे में अपनी जो विचार व्यक्त करना है। अवबोध करना मीन्स
अपनी जो धारणा है, अपने अंदर उसके बारे में जो ज्ञान संचित हो रहा है, वह किस प्रकार से हो रहा है, वह कितना जानता है। ज्ञात शिक्षक को पता है कि जो ज्ञात है उसे इतना नॉलेज है, इस स्तर तक उसमें ज्ञान है, और ज्ञाता को उस विषय के बारे में उसे संपूर्ण ज्ञान देना होता है। तो यह अवबोधात्मक ज्ञान का निर्माण होता है। फिर अनुप्रयोगात्मक ज्ञान का निर्माण करते हैं। एप्लीकेशन लेवल पर उस ज्ञान को, जो ज्ञान बालक ने प्राप्त किया है या शिक्षार्थी ने प्राप्त किया है, वह उसे कितना उपयोग कर पाते हैं अपने जीवन में, अपने दैनिक जीवन में। जैसे जोड़ भागी गुणा भाग सिखाया जाता है, तो बालक कुछ सामान खरीदने बाज़ार में गया तो वह किस प्रकार से पैसे ले जाएगा, किस तरह से उसको देगा, जो हिसाब किताब का जो कार्य है वह उसका उपयोग कितना करता है वहाँ जाकर, इस पर निर्भर करता है प्रयोगात्मक ज्ञान का निर्माण। फिर कौशलात्मक ज्ञान का निर्माण बालकों में होता है। बच्चों को हम जैसा हमारे जो उद्देश्य होते हैं शिक्षण के, इन्हीं के आधार पर ये जो भूमिका है वह निभाता है। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों, ज्ञाता और ज्ञात दोनों की भूमिका इसमें निश्चित होती है। तो वह कौशल किस प्रकार प्राप्त करता है, हम कोई डायग्राम बनाते हैं या कुछ रेखा चित्र बनाकर उसे बताने का प्रयास करते हैं बालक को, और वह सीखता है और उसे आगे से आगे बढ़ाता है। उस चीज़ को सीखकर वो कुछ नया सृजन करता है, नई चीज़ बनाता है, नया मॉडल बनाता है। तो इस प्रकार वह कौशलात्मक ज्ञान का निर्माण करता है। फिर अभिवृत्त्यात्मक ज्ञान, अभिवृत्त्यात्मक ज्ञान का निर्माण जब बालक करता है, उसमें अभिवृत्ति पैदा होती, नई चीज़, जो ज्ञान उसने प्राप्त किया है उसके आधार पर वह नई चीज़ सीखने का प्रयास करता है और उसे अपने जीवन में प्रयोग वह करता है। इसी तरह से अभिरुचिपूर्ण जो ज्ञान होता है, वह ज्ञान होता है, उसमें वह रुचि निर्धारित की जाती है बालकों की, कि बालकों की रुचि किस प्रकार की है। तो इस प्रकार से अभिरुचिपूर्ण ज्ञान का निर्माण होता है बालकों में। तो यह जो ज्ञान के निर्माण की प्रोसेस है, उसमें ज्ञाता और ज्ञात की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, और इन्हीं के द्वारा जो तीन चीज़ें हैं, ज्ञाता और ज्ञात के बीच में जो ज्ञान है, जो मैसेज हमको पहुंचाना है, वह बहुत अच्छी तरह से पहुंचता है। अगर दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन अच्छा है, इंटरैक्शन अच्छा है, संप्रेषण अच्छा है, ज्ञान का संचार अच्छी तरह से हो रहा है, यह चीज़ें एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। कॉम्बिनेशन, जो संप्रेषण हम कहते हैं कि एक दूसरे तक कम्युनिकेशन, जो हमारी बात ज्ञाता ने जो कहा है, ज्ञान ज्ञात तक पहुंचाने की प्रोसेस है, वह अच्छी हुई। इसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया भी हम कह सकते हैं। तो यह एक दूसरे के पूरक हैं, ज्ञाता और ज्ञान। इस तरह से आज हमने ज्ञान संचार का आशय, अर्थ और ज्ञान संचार और ज्ञान के निर्माण में ज्ञाता तथा ज्ञात की भूमिका के बारे में चर्चा की। थैंक यू।